एक पति जिसने अपनी पत्नी को मार दिया, मारने के बाद यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो होते हैं उस पति को गिरफ्तार करते हैं। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद जब उस पति को जेल भेज दिया जाता है या सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है तो यहाँ पर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट जो फाइल होती है उसमें करीबन 300 से 400 पन्ने होते हैं। जैसे ही इस घटना को 4 महीने होते हैं तो जो पत्नी मरी हुई थी, जो मर चुकी थी, उस पत्नी का भूत किसी दूसरे शहर में हर एक वीडियो और कैमरे में आ रहा था, जिसे मीडिया कर्मी ने भी देखा, यानी जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उस भूत को देखा। यानी यहाँ पर जिस घर में वो रहती थी, जहाँ पर वो शादी होकर आई थी, जिसकी पत्नी थी, वहाँ पर एक मोहल्ले में कैमरा लगा हुआ था, उसमें भी वो महिला जाती हुई या चलती फिरती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर सारी बात ये थी कि जो पुलिसकर्मी थे वो उस भूत को मान रहे थे और जान रहे थे और उस भूत के ऊपर भी वो कार्रवाई करते हैं। और क्या ये पूरा मामला था, कोई भूत बन के कैसे एक शहर से दूसरे शहर तक घूम सकता है जिसको जिसके पति ने ही अपने हाथों से मारा हो। ये पुलिस का कहना था कि इसके पति ने इसको अपने हाथों से मारा है और पति ने ही इसको कहीं ना कहीं गायब किया है। दोस्तों, ये जो गुत्थी है ना, ये आपको एक सीख देकर जाएगी, आपको समझने पर और सोचने पर मजबूर करेगी कि आप बिल्कुल एक तरफा न्याय व्यवस्था, देखिए न्याय व्यवस्था है आम जनता के लिए, लेकिन हम उसी पर नहीं बैठे रह सकते। कुछ हमें अपने भी हाथ पैर फेंकने पड़ते हैं या कुछ चीज़ों का हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है। और कानून की एक इतनी बड़ी नाकामी आज इस घटना में सामने आती है, जिसे सुनकर शायद ये लगता है कि आप पुलिस अधिकारी पढ़ लिख कर पुलिस अधिकारी नहीं बनते। हर किसी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ बिहार के मोतीहार इलाके में चलना होगा दोस्तों, जहां पर एक रंजीत नाम का लड़का रहता है। रंजीत एक अच्छा कमाने वाला था, घर परिवार को चलाने वाला था। और बात होती है 2025 के। 2025 मार्च की तारीख, यानी मार्च का महीना होता है। रंजीत के जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब घर में बहू की ज़रूरत है, यानी घर में बहू आनी चाहिए, क्योंकि बिना बहू के अब अच्छा नहीं लगता। अब तुम शादी योग्य हो गए हो तो तुम्हारा विवाह होना तो एक आम बात है। यहाँ पर रंजीत के लिए जीवन संगनी तलाशी जाती है। जीवन संगनी पास ही के गांव में मिलती है, जिसका नाम गुंजा होता है। अब गुंजा देखने में ठीक ठाक लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक साथ मिलते हैं और बातें करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब बातें होते हैं तो गुंजा सबको पसंद आती है। सबको जब गुंजा पसंद आती है तो ये परिवार खुश हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद गुंजा अपने ससुराल में रहने लगती है। अब गुंजा जो होती है वो अपने मायके वालों को याद करके कभी कभी रोया करती है और बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात करती है। गुंजा की जो सास होती है वो अपने बेटे रंजीत से कहती है, जब वो काम से घर आता है, कि बेटा तुम्हारी पत्नी अपने घर वालों को बहुत याद करती है, क्या तुम उसे उसके मायके छोड़ाओगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये घंटों तक फ़ोन पर बात करती है, हमारे लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं है, तो एक काम कर, इसे इसके मायके छोड़ आ। दोस्तों, यहाँ पर जब रंजीत अपनी पत्नी से बात करता है तो गुंजा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के पास ही रहूँगी। अब घर छोड़ कर आई हूँ तो माँ बाप की तो याद सताएगी ही। दोस्तों, धीरे धीरे शादी को 4 महीने बीत जाते हैं। शादी के बाद वो अपने मायके भी जाती है। अब यहाँ पर बात आती है जुलाई की। जुलाई की 3 तारीख होती है, यानी 3 जुलाई 2025 को गुंजा और गुंजा का पति अपने बेडरूम में अपने कमरे में सो रहे थे। लेकिन जैसे ही गुंजा का पति रात को 1 बजे उसकी आंखें खुलती हैं तो गुंजा बिस्तर से गायब थी। ये देखकर पति हैरान हो जाता है। बावला सा हुआ पूरे घर में। माँ, गुंजा यहाँ पर आई। माँ से पूछा, और भी घर में जो सदस्य होते हैं सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि हमने तो गुंजा को नहीं देखा और दरवाज़ा खुला हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर गुंजा की तलाश करता है वो पति, लेकिन वो पत्नी नहीं मिलती है। उसके मायके में भी फ़ोन किया जाता है कि क्या यहाँ पर गुंजा आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जमाई बाबू, गुंजा तो नहीं आई, वो रात के वक्त यहाँ पर क्यों आएगी।
सुबह हो जाती है। सुबह जब सारी रिश्तेदारियों में ढूंढ लिया जाता है तो पता लगाया जाता है। अब उनके घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। दोस्तों उनकी फुटेज जब निकाली जाती है तो गुंजा एक अजीब सी चीज़ को देखकर भागती हुई नज़र आती है। यानी उस फोटो में जो हम लगाएंगे उसमें गुंजा भाग रही है, यानी किसी को देखकर चल रही है, यानी वो जाती हुई घर से नज़र आती है। अब ये जो हालत है कि यानी जो पति था मजबूर, बेबस और लाचार, ये गुंजा के लिए कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी पहुंचता है। यहाँ पर जब ये पुलिस चौकी पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है। दोस्तों 2-3 दिन हो जाते हैं, पुलिसकर्मी कोई भी अपना काम नहीं करते हैं और गुंजा को कोई भी तलाश नहीं करता है। बार बार गुंजा के पति ने कहा कि वो बहुत डरी हुई कैमरे के सामने से जा रही है, साहब आप उसे ढूंढते क्यों नहीं हो। तभी यहाँ पर 5वें दिन जो गुंजा का परिवार होता है, यानी जो ससुराल वाले मायके वाले होते हैं, उन्होंने अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराई और उसमें दहेज के लिए गुंजा के पति पर, यानी जो रंजीत होता है, उसी पर आरोप लगाए और कहा कि शायद इसी ने हमारी बेटी को कहीं ना कहीं गायब या किडनैप किया है और इसी ने जो कुछ किया है हमारी गुंजा के साथ किया है। अब पुलिस को बैठे बिठाए काम मिल गया था और एक मुर्गा मिल गया था हलाल करने के लिए। दोस्तों पुलिस कर्मियों ने वहाँ पर उसकी कंप्लेंट दर्ज की और सीधा सीधा उस पति को गिरफ्तार किया, उसे टॉर्चर किया, उससे पूछताछ की। अब देखो जब मार पड़ती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर वो चुप रहता है, कहता है कि साहब आप देखो तो सही सीसीटीवी में। तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं, और जबकि वो देख नहीं रहे थे। दोस्तों यहाँ पर गुंजा के पति यानी रंजीत को उसकी ही पत्नी के किडनैप करने में और उसकी पत्नी के जो शरीर है लाश को छुपाने में, यानी उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। अब एक चीज़ होती है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होती है जो कि करीबन 300 से 400 पन्नों की होती है। पति शक के बिना पर यानी पूरा उस पर आरोप लगा दिया और चार्जशीट फाइल कर दी और कोर्ट में पेश भी कर दी। अब आप सोच कर देखिए 90 दिन के भीतर होती है। दरअसल ये सब कुछ होने के बाद पुलिसकर्मी बड़ी चैन की सांस लेते हैं, भाई सब कुछ हो गया। एक व्यक्ति सलाखों के पीछे है जिसके ऊपर बहुत बड़े आरोप हैं। घर वाले बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे जो घर का सदस्य है हम कोर्ट से लड़ेंगे कि इसको, यानी हमने ऐसा नहीं किया। वो उस वीडियो को भी लेकर घूमते, लेकिन पुलिस वालों ने उसको कुछ भी नहीं माना। अब दोस्तों यहाँ पर उसी के मोतीहार इलाके के रहने वाले कुछ लोग नोएडा भी काम करते हैं। नोएडा जब वो काम करते हैं तो वहाँ पर वो यहाँ पर जो गुंजा है उसे देखते हैं और पहली नज़र में देखते हुए वो घबरा जाते और कहते हैं कि गुंजा भाभी तो जीवित है। यानी लोग काम के सिलसिले में बहुत दूर दूर करते हैं, क्योंकि नोएडा और यहाँ पर बिहार मोतीहार तो बहुत दूर पड़ जाता है। अब यहाँ पर वो गुंजा को देखते हैं लेकिन मन नहीं मानता है कि नहीं है। लेकिन जब वो उसे एक घर से रोज़ निकलता हुआ देखते हैं कि ऐसा संजोग बैठता है कि जहाँ से वो निकलती है वहाँ पर किसी का काम होता है और वो उसे रोज़ देखता है। वो कहता है कि हो ना हो ये गुंजा ही है। क्या वो गुंजा की आत्मा थी या सच में ही वो जीवित गुंजा थी? दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें जब उस व्यक्ति को पता चलती हैं तो वो यहाँ पर रंजीत जो होता है उसके पिता को ये सारी बातें बताता है कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने वहाँ पर देखा है। पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन वो पक्का भी कह रहा हूँ कि वो 100% तुम्हारे घर की बहू ही है। दोस्तों ये बात जब रंजीत के घर वालों को पता चलती है तो वो पुलिसकर्मियों से कहते हैं कि ऐसे ऐसे फलानी जगह नोएडा में ऐसे देखा गया है, यानी 4 महीने बाद। अब यहाँ पर पुलिसकर्मियों की यहाँ पर आप लोग नाकामी देखना। वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी का किराया और गाड़ी तुम करोगे, जबकि हमारी न्याय व्यवस्था या हमारा कानून पूरा खर्चा उठाता है किसी भी केस पर, यानी तहकीकात करने के लिए हमारा कानून खर्चा उठाता है। यानी हमारे जो देश का जो अधिकार है, जो सारी चीज़ें हैं, न्याय व्यवस्था है, वो इस तरह से है। लेकिन एक बेटे की चाह में यहाँ पर ये परिवार गाड़ी का भी इंतज़ाम करता है और गाड़ी के इंतज़ाम करने के साथ साथ उन पुलिसकर्मियों के लिए खाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए। भाई रास्ते में जाएंगे तो खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए। दोस्तों यहाँ पर पुलिसकर्मी जब वहाँ पर पहुँचते हैं और उस घर में जब पहुँचते हैं, उस घर की बेल जब बजाते हैं, जो पता बताया गया था, जब उसको बजाते हैं तो उसको खोलने जो आती है वो सच में ही गुंजा होती है। गुंजा जब उस दरवाजे को खोलने आती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि उसकी तस्वीर है, उसकी फ़ोटो, तमाम वो चीज़ें थी और उसकी ही किडनैपिंग और उसको मारने के जुर्म में उसका पति सलाखों के पीछे था और यहाँ पर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी जो बहुत बड़ी होती है।
यहाँ पर दोस्तों गुंजा को वो पुलिसकर्मी ना तो धमकाते हैं न डांटते हैं, और वो वहाँ पर एक व्यक्ति के साथ रह रही थी और अच्छा खासा जीवन जी रही थी। तभी उसकी वीडियो बनती है। वीडियो जब बनती है तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है और पुलिसकर्मी उसकी ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है और पुलिस वालों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, उसके लिए गेट खोला जा रहा है। वो फ़ोन पे बात करती हुई जैसे कोई बड़ा अफसर होता है, इस तरह से उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। ये बिहार मोतिहार इलाके की पुलिस का रवैया आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अब गुंजा मिल चुकी थी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन आप सोच कर देखिए उस पति का क्या और उस पुलिसकर्मियों का देखिए कि आप उनका रवैया और हिसाब किताब देखिए। जो चार्जशीट वो कोर्ट में यानी दर्ज करा चुके थे, अब वो दोबारा जब वहाँ पर जाएंगे तो क्या मुँह लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे न्याय व्यवस्था को। यहाँ पर कानून के ऊपर फिर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। गुंजा के ऊपर ज़्यादा चीज़ें इसलिए लागू नहीं होंगी दोस्तों, गुंजा ने ये सारी चीज़ें प्लान नहीं करी थी, ये किस्मत की मारी एकदम से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब गुंजा को गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो इसके पीछे एक अलग ही कहानी निकलती है। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, लेकिन उससे आगे की कहानी और भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। दरअसल जो रंजीत होता है वो गुंजा को जब पसंद करता है तो गुंजा को एक नज़र में ही पसंद कर लेता है, लेकिन गुंजा जो होती है वो अपने मायके में यानी अपने मायके में किसी लड़के को पसंद करती है, यानी उसका एक प्रेमी था। वो बिल्कुल भी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन प्रेमी ने आश्वासन दिया कि शादी करो, उसके बाद देखा जाएगा, तुम्हें मैं लेकर कहीं और आ जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जब वो शादी करती है तो कुछ दिन तो ये रहता है कि चलो कुछ चीज़ें बदल जाएं, लेकिन गुंजा अपने प्रेमी से घंटों तक बात करती है, जिसके लिए शायद यहाँ पर रंजीत के माँ बाप ये सोच रहे थे कि बेचारी को मायके की याद आ रही है, इसका मन नहीं लगता है, वो उस आशिक से, वो उस प्रेमी से बात करती रहती है। यहाँ पर उसने सास ससुर को देखा ही नहीं, उस प्रेमी से कहा कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती, चाहे कैसे भी करके मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक नया जीवन बसाना चाहती हूँ। 4 महीने बाद 3 जुलाई को गुंजा घर से निकलती है और उस प्रेमी के साथ, क्योंकि उसका प्रेमी नोएडा में नौकरी करता है, और वहाँ पर जाकर एक घर में रहने लगते हैं। दोस्तों वहीं पर जो मोतिहार इलाके के लोग हैं वो भी नौकरी करने जाते हैं, तो वो गुंजा को देखते हैं और ये वो गुंजा का भूत था जो घर के सीसीटीवी कैमरे में भी आ रही थी और नोएडा में भी उसके ऊपर एक वीडियो बनी थी। अब इसके बाद जब ये सारी खबरें मीडिया को पता चलती हैं तो मीडिया यहाँ पर इन पुलिसकर्मियों से पूछताछ करती है। एक बहुत बड़े अधिकारी उनसे, मीडिया के एक सहकर्मी कहते हैं, यानी मीडिया कर्ता कहते हैं कि भाई इतना बड़ा कांड आपके पुलिस चौकी से हो गया, 400 पन्नों की होती है जो चार्जशीट फाइल होती है, आपने उसे ऐसे ही कैसे कर दिया, आपने तहकीकात क्यों नहीं की। तो उस अधिकारी का कहना था कि उस वक्त तक मैं यहाँ पर पद ग्रहण नहीं किया था। यानी आप इस बात को समझ रहे होंगे, पद ग्रहण करने का मतलब है जब आप पहली बार उस पद पर आते हो। यानी उसने इस तरीके से नहीं बताया, उसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर पद ग्रहण करने आया हूँ या यहाँ पर किस तरह से आया हूँ। इस तरह की बातें या चर्चा मीडिया में होती हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है, मीडिया कर्मी इन बातों को कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कानून और मायके वालों का झूठा केस, क्योंकि मायके वालों को अपनी बेटी के बारे में पता था कि वो दूसरे चरित्रहीन है, किसी के साथ उसका रिश्ता कायम है। उन लोगों ने जबरन उसकी शादी कराई। शादी होने के बाद भी उन्होंने एक लड़के का, जिसने 4 महीने ही शादी का सुख लिया या जो भी लिया, 4 महीने के बाद उसका जीवन इस तरह से बर्बाद होता है क्योंकि पुलिस भी उस पर जोर ज़बरदस्ती करती है, क्योंकि उन्हें अपना काम करना था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखलाती हैं कि कभी कभी बेबस और लाचार लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। एक बुजुर्ग थे जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा मुझसे, हालांकि ये उनका अनुभव है, उन्होंने कहा कि बेटी जिनके ऊपर केस होते हैं ना, वो करीबन मैं आपसे कहूँ 70% लोग बेगुनाह होते हैं। अब ये आंकड़ा कहाँ जाता है, ये कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है कि कानून ने या किसी ने दिया है अपनी तरफ से, एक बुजुर्ग का कहना था। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है इस बात में और क्यों ऐसा किया एक उसने। यानी प्रेमिका या पत्नी पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन क्या उस पति का होगा जिसने 4 महीने हवालात की रोटियाँ खाई, रोटियां तोड़ी और वहाँ पर उसके ऊपर अत्याचार हुआ। क्या उसके 4 महीने कोई वापस लौटा सकता है?
कानून लौटा सकता है, या वो पत्नी लौटा सकती है, या वो प्रेमी लौटा सकता है, या वो ससुराल वाले लौटा सकते हैं जिन्होंने झूठा दावा किया कि हमारी बेटी से दहेज की मांग की जाती थी। एक और बात आपको बताना भूल गई, मायके वालों ने झूठे गवाह तक खड़े कर दिए थे कि हमारी बेटी को टॉर्चर, हमारी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। हालांकि मायके वालों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। ये घटना काफी हैरान और परेशान करने वाली है। जो भी राय है उसका इंतजार करेंगे। कल हाजिर होंगे एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।